नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। दोस्तों, प्रयागराज के कुछ वकीलों के साथ ऐसी खौफनाक भूतिया घटना घट गई कि जिसे सुनेंगे तो आप लोग डर से कांपेंगे। अभी से लगभग 2 साल पहले 2023 के टाइम पे ये कुछ दोस्त जो थे, मतलब वकील जो दोस्त थे, इनका फ्रेंड सर्कल था, तो मतलब इन लोगों की जो है बहुत पुरानी दोस्ती हो गई थी, साथ में काम करते हुए रहते हुए। इन लोगों की वकालत कंप्लीट हुए हुए 2023 में लगभग 5 साल हो चुके थे। तो इन लोगों ने डिसाइड करा, यार 5 साल हो चुके हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। इस पूरी जर्नी को जो हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको अब थोड़ा रिलैक्स दे करके इसको कहीं सेलिब्रेट करने चलते हैं। अब दोस्तों, इस ग्रुप में कौन कौन थे जो वकील लोग थे, इन लोगों के साथ जो घटना घटी थी, इन लोगों के नाम जान लेते हैं। पहले नाम बता देता हूँ आपको। पहला नाम है आशुतोष, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है। उसके बाद राज और अतुल, लड़कियां भी थी इसमें। उनके नाम थे जूली, पायल और श्वेता। ये जो इनका ग्रुप था, ये 6 लोगों का ग्रुप था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि मसूरी घूमने के लिए चलते हैं, मस्त से वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। हम लोगों की इतनी पुरानी दोस्ती हो चुकी है, काम धंधे से छुट्टी लेते हैं, बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पर। और टाइम से कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए, घूम फिर के मस्त से आते हैं, उसके बाद अपने काम धंधे को कंटिन्यू करेंगे। प्लान फिक्स था इन लोगों का, सब फाइनल हो चुका था। उसके बाद जाने की टेंशन हो रही थी कि जाएं कैसे। इनके एक सीनियर वकील साहब थे कोई पहचान के, उन्होंने कुछ समय पहले बढ़िया फॉर्च्यूनर खरीदी थी, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ब्लैक डार्क कलर की चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार वकील साहब से, सीनियर जो थे इनके, उनसे बात करते हैं। अगर उन्होंने हाँ कर दिया और गाड़ी की चाबी दे दी तो ये रोड ट्रिप जो है अपनी बहुत ही यादगार हो जाएगी जीवन भर के लिए। ये सभी लोग अपने सीनियर वकील साहब के पास पहुंचे और बोले, सर थोड़े गाड़ी की चाबी दे दो ना, हम लोगों को छुट्टी बनाने के लिए मसूरी जाना है कुछ दिन के लिए। अब वकील साहब मना करने लगे, नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं दे सकता। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि शायद इन्होंने नई गाड़ी ली है वकील साहब ने, इसीलिए देने के लिए मना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर नई गाड़ी इस तरीके से खरीदेगा तो कोई भी इतनी इजीली किसी को नहीं दे देगा चाबी जाने के लिए। लेकिन इन्होंने फिर भी थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करी कि सर हमको गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आती है, और ग्रुप में लगभग सभी लोग बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। हम जैसे ही आपकी गाड़ी ले करके जाएंगे संभाल के, वैसे ही संभाल करके वापस ले करके आएंगे। बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस करा। आशुतोष ने बहुत समझाने की इसको आशु बोल देते हैं हम शॉर्ट में। आशु ने बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी कि सर प्लीज़ दे दीजिए ना। फाइनली वकील साहब बोलते कि चलो ठीक है यार, इतना तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो मैं चाबी दे देता हूँ, ले करके जाओ। लेकिन वो बोलते हैं एक शर्त है, जिस जर्नी पे आप लोग जा रहे हो, जिस ट्रिप पे आप लोग घूमने के लिए जा रहे हो, उस जर्नी को शुरू करने से पहले वो बोलते हैं कि पहले तुम इस गाड़ी को संगम ले करके जाना। प्रयागराज में रहते थे तो सभी जानते हैं कि प्रयागराज में कितना बड़ा संगम है। वकील साहब बोलते हैं पहले मेरी गाड़ी को संगम लेकर के जाना, उसके बाद वहाँ गंगा जी में से जो है जल लेकर गाड़ी को थोड़ी छींटे मारना, गाड़ी को स्नान थोड़ा कराना, और गंगा जी के पास वहीं पर एक हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, फिर वहाँ पर जाके वहाँ के पुजारी जी से गाड़ी की अच्छे से पूजा करवाना। तुम लोग भी अपनी जर्नी के लिए वहाँ पर मत्था टेकना। जब ये सारी चीज़ें तुम लोग कर लो, उसके बाद ही मसूरी के लिए आगे निकलना। आशुतोष बोलता ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम मना क्यों करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप दीजिए चाबी। वकील साहब ने आशुतोष को गाड़ी की चाबी दे दी और आशुतोष जो है गाड़ी को लेकर के अपने घर पे आ गया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग परसों निकलेंगे, और परसों तक जिसका जो भी काम है फटाफट करके निपटा लो उसको, मतलब ख़त्म कर लो। अब सब कुछ करने के बाद जब अगला दिन निकला तो आशु अपनी गाड़ी लेकर के, मतलब वही वकील साहब की गाड़ी लेकर के सबसे पहले जूली के घर पहुंचा। जूली को गाड़ी में बिठाने के बाद जो बाकी के दोस्त थे उन सभी लोगों को कॉल पे इन्फॉर्म करके एक गार्डन था उधर सबको आने के लिए बोल दिया था, सबको उधर इकट्ठा कर लिया था। और दोस्तों ये लोग गार्डन पहुंचे हैं, सबको बिठाए हैं, और हबड़ा तबड़ी में जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग संगम नहीं जा पाए, संगम नहीं गए, और ना ही हनुमान जी के मंदिर जा पाए।
और जर्नी स्टार्ट कर दी। मसूरी के लिए निकल पड़े। सीनियर वकील साहब ने जो इनसे प्रॉमिस लिया था, जो वचन लिया था, उसको भूल गए, उसको तोड़ दिया। इन 6 लोगों में से किसी को भी याद नहीं, और जबकि इसी शर्त पे उन वकील साहब ने अपनी गाड़ी इन लोगों को दी थी। भाई ये लोग ऐसे ही निकल पड़े। प्रयागराज से थोड़ी ही आगे गए होंगे, लगभग यही कोई 55-60 किलोमीटर करीब ये लोग आगे गए थे। इन लोगों को बहुत ही भयंकर ट्रैफिक मिला, लेकिन इस ट्रैफिक में बड़ी अजीब सी, बड़ी विचित्र सी बात थी। ट्रैफिक में चलती हुई हर एक गाड़ी, हर एक व्यक्ति इन लोगों को पलट पलट कर जरूर देख रहा है। बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था। वो बताएंगे क्यों। लेकिन इन सब लोगों ने ये सोचा कि यार लोग इस तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है कि नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, चमकती हुई, शायद इसीलिए लोग इसको देख रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई भीड़ के अंदर इस तरह की कोई ब्लैक गाड़ी अलग ही नई हो, थोड़ी महंगी हो, तो अक्सर लोग देखते हैं। ये लोग भी थोड़ा अपने आप को रॉयल महसूस करते हैं। आशु ही गाड़ी चला रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रैफिक भी छट गया और लगभग 300-350 किलोमीटर लगभग इन लोगों ने क्रॉस कर लिया। कुछ दूर आगे जाके और हरिद्वार आने वाला था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया यार हरिद्वार में इधर की तरफ देखते हैं, कहीं ढाबा उबा मिलेगा तो खाना वाना खा लेंगे अपना बढ़िया से, और देखते हैं अगर मन हुआ तो हरिद्वार में ही स्टे कर लेंगे, नहीं तो फिर सीधा चलेंगे अपना मसूरी की तरफ ही। क्या होता है, ये लोग एकदम प्लेन रोड में चल रहे हैं, थोड़ा जंगल टाइप का इलाका है, आराम से गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। अभी आशुतोष गाड़ी अभी नहीं चला रहा है, अतुल गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बढ़िया आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आगे जाने के बाद इसे बीच सड़क में एक अघोरी दिखाई देता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके इनकी गाड़ी की तरफ ही घूर घूर के देख रहा था। अंदर जो लड़कियां बैठी हुई थी वो कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर गाड़ी स्लो करने की या रोकने की, गाड़ी को तेज़ी से करके यहाँ से निकाल लो। अतुल कहता भाई मैं तेज़ी से कैसे बढ़ाऊँ, वो बीच रोड में ही तो खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसे खड़ा हुआ। ये हॉर्न भी बहुत बजा रहा है रेगुलर, लेकिन वो अघोरी जो था वो बीच रोड में से हटा ही नहीं इनकी गाड़ी के आगे से, और आखिरकार मजबूरन इनको गाड़ी रोकनी पड़ी। तो अघोरी जो था वो आगे ही खड़ा हुआ था बराबर में, तो घूम करके विंडो सीट के पास आया और इन सब की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके घूर घूर के देखने लगा। तो ये लोग कहते हैं बाबा क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं चुप रहो, ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जैसा कहता हूँ, जो कहता हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं आधी रात का वक्त होने वाला है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलना। पूछते हैं क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कुछ बहुत भयानक है, यहाँ से निकल जाओ और किसी भी कीमत पे रुकना मत। घबराते हुए बोलते हैं हाँ बाबा ठीक है, हम नहीं रुकेंगे। तो इन लोगों ने तुरंत अपनी गाड़ी वाड़ी का शीशा वीशा ऊपर करा और तुरंत निकल पड़े वहाँ से तेज़ी से। तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, अतुल ने उस मिरर में से पीछे की तरफ देखा तो बाबा अभी भी बड़ी बड़ी आंखें करके इनकी गाड़ी को जाते हुए घूर रहे थे। अतुल देख पा रहा था बाबा को अपनी तरफ घूर के देखते हुए, और इन लोगों को भी सबको बड़ा अजीब लगा कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोल रहे थे आखिर बाबा। थोड़ी आगे जाने के बाद इनके बराबर में एक और गाड़ी आती है, 7 सीटर इनोवा कार थी, इनके बिल्कुल बराबर में चलने लगी। उसका कांच थोड़ा शीशा जो था खुला हुआ था और इनका शीशा बंद था। इन लोगों की गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी, लेकिन अब बड़ी गाड़ियों के हिसाब से ठीक ठाक स्पीड थी। ये लोग क्या पाते हैं, उस इनोवा गाड़ी की को ड्राइवर सीट में एक औरत बैठी हुई है, एक महिला बैठी हुई है, और उस औरत ने अपने हाथ में एक बच्चे को ले रखा है। वो बच्चा लगभग 2-3 साल का रहा होगा। तो बच्चा जो था खिड़की से बाहर देख के अच्छे हवा के आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो इनोवा इनके बराबर में आती है और उस बच्चे की नज़र इनकी गाड़ी, इनकी फॉर्च्यूनर के ऊपर पड़ती है, तो बच्चा जो था इनकी गाड़ी की तरफ देख के बहुत बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है।
बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि इनकी जो फॉर्च्यूनर थी उसका थोड़ा सा कांच पीछे वाला खुला हुआ था, तो वहाँ से भी अंदर तक आवाज़ आ रही थी कि बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है। रोड जो थी ना कुछ इस तरह की थी कि जिस साइड में ये लोग चल रहे हैं थोड़ा कच्चा है, और जो राइट साइड में जिस साइड मतलब रास्ता था वहाँ पे भी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला कच्चा रास्ता था, तो ये लोग चाह कर भी तेज़ नहीं चल सकते थे। तो इसलिए ये दोनों गाड़ियाँ लगभग आगे पीछे अगल बगल में ही चल रही थी, और वो जो बच्चा था वो इनकी गाड़ी की तरफ देख के लगातार रोए जा रहा था। बच्चा जो था ना एक इनकी गाड़ी की ऊपर की तरफ उंगली ऐसे पॉइंट करके रो रहा था बार बार। तो कट टू उसकी माँ की नज़र भी उनकी गाड़ी के ऊपर की तरफ पड़ती है, मतलब इनकी गाड़ी की तरफ पड़ती है, बच्चे की उंगली की डायरेक्शन की तरफ पड़ती है। और फाइनली वो भी बहुत बुरी तरीके से घबरा कर बड़ी बड़ी आंखें करके इनकी फॉर्च्यूनर की तरफ देखती है। बहुत जल्दी से वो भी अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर लेती है, और वो इशारा करती है, ड्राइवर मतलब जो शायद गाड़ी चला रहा था वो उस औरत का पति ही था, वो इशारा करके उसको बताती है और दिखाती है। और जैसे ही उसके पति ने भी इनकी गाड़ी के ऊपर देखा, इनकी गाड़ी को देखा, उसने बिना सोचे समझे उसी ऊबड़ खाबड़ वाले कच्चे रास्ते में से ही अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से निकाल लिया बिना कुछ सोचे समझे। अब भाई ये जितने लोग भी इस गाड़ी में फॉर्च्यूनर में बैठे हुए थे, इस रिएक्शन को सभी लोग बड़े ध्यान से नोटिस कर रहे थे। पीछे बैठी हुई जो लड़कियां थी वो कहती हैं कि यार समझ नहीं आ रहा कि सभी लोग हमारी गाड़ी को देखकर इतनी अजीब तरीके से रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। कहती कि वो पीछे अघोरी बाबा भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो बीच में आशु बात काटते हुए कहता है कि यार छोड़ो, हो सकता है ऐसे ही कोई कोइंसिडेंस हो, इत्तेफाक हो सकता है लोग बाग ऐसे ही देख रहे हो। अतुल कहता है अरे छोड़ो ना यार, इतने में ही सामने वो एक उनको ढाबा दिख गया। आगे जाकर के इनको सही में एक बहुत अच्छा खासा ढाबा मिला। वहाँ पर कुछ और भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, लोग बाग खाना पीना भी खा रहे थे, बाहर से दिखा। इन लोगों ने भी उस ढाबे की तरफ अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरे, इन लोगों ने अच्छी तरीके से चारों तरफ से पूरी गाड़ी को चेक करा और गाड़ी में कुछ भी नहीं था। तो ये सभी लड़के भी कहते हैं कि देखो यार, वो अघोरी बाबा भी ऐसे ही बेकार में कह रहे थे कि गाड़ी के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, देखो यार कुछ भी तो नहीं है गाड़ी पर, साफ सुथरी है बिल्कुल। लोग बोलते हैं ऐसे ही यार, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, तो वैसे ही देख रहे होंगे लोग बाग गाड़ी को। खैर ये लोग अब ढाबे की तरफ बढ़ चले, ऐसे ही पैदल पैदल गाड़ी खड़ी करके। तो इन लोगों ने खाना वाना बढ़िया ऑर्डर किया, चिकन विकन का ऑर्डर इन लोगों ने किया था। तो जूली आराम से उठी, अपना चिकन लॉलीपॉप खा रही थी, चबाते हुए उठती है और कहती है यार मैं एक बार घर पे फ़ोन कर देती हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहे कि कहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे ही अपना चिकन का पीस लेकर चबाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी है, देख करके बहुत ज़ोर से चीखी, भयंकर तरीके से चीखी, मतलब पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया। एक बार चीख करके बिल्कुल चुप हो गई। जूली की इतनी तेज़ आवाज़ सुन करके ये लोग भी अपना खाना वाना छोड़ करके भागे हैं बहुत तेज़ जूली की तरफ, गाड़ी की तरफ। और जाकर क्या देखते हैं कि गाड़ी के पास जूली बेहोश पड़ी हुई है। इन लोगों ने जैसे तैसे करके जूली को संभाला, पानी वानी छिड़क के, पानी वानी पिला करके उसको उठाया, होश में लाया। और उससे पूछते हैं कि भाई जूली क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जूली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा पैर कहीं तो फंसा था, मैं चक्कर आ गया था, पैर फंस के मैं ज़मीन पे गिर गई। अचानक से ऐसा एक धक्का सा लगा था हार्ट की तरफ, और इसलिए मेरी अचानक से चीख निकल गई। जूली जो थी ना आशु के मतलब आशुतोष के थोड़ा ज़्यादा करीब थी। तो आशुतोष पूछता कि जूली क्या हुआ, सच बता, सचमुच में तो ठीक तो है ना। जूली आशु के हाथ की तरफ देखती है तो पूछती है अरे आशु तुम्हारे हाथ में ये क्या हो गया। आशु देखता है हाथ को उठाकर, तो देखता है कि उसमें थोड़ा सा कट लग गया था, खून निकलने लगा था। बोलता है अरे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें आबड़ा तबड़ी में जल्दबाजी में उठाने के चक्कर में यहाँ पे कुछ होगा, तो शायद वो लग गया होगा मुझे, ये कोई नहीं, अपने तुम हाथ वाथ को देखो। तो आशु कहता है अरे कुछ नहीं है, इतनी सी चोट को अपना हाथ वाथ को ऐसी पोंछ लेता है, जो हल्का फुल्का ब्लड आया होगा। अब ये लोग वापस से जाते हैं, अपना खाना वाना कंप्लीट करते हैं, फिर से अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अब अतुल जो है वो फिर से गाड़ी को ड्राइव करने वाला था। गाड़ी के सबसे पीछे वाली रो में अपने आशुतोष और जूली जा कर के बैठ गए, और ये लोग फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लिए।
खाना वाना सबका हो चुका था। गाड़ी में बैठे बैठे सबको नींद आने लगी, नींद की झपकियाँ आने लगी। सिर्फ अतुल ही है जो बढ़िया आराम से मतलब सो नहीं रहा है और गाड़ी चला रहा है। पीछे बैठे हुए आशुतोष को भी नींद आ गई और वो भी अपना सीट पे सर रख के टिका करके आराम से सो गया। थोड़ी देर बाद आशुतोष को क्या फील होता है कि जहाँ पे इसको हाथ में कट लगा था वहाँ पर बैठ के जूली चाट रही है उसके ब्लड को। उसको ऐसा फील होता है, लेकिन वो नींद में था। हल्की सी नींद में अपनी आँख खोल करके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं चाट रही थी वो खून को। फिर उसने आँख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फिर उसने आँख खोल करके देखा तो फिर ऐसा फील हुआ कि फिर चाट रही है। तो ये फिर बोलता है कि यार हो सकता है कट लगा है, नींद में भी हूँ, हो सकता है ऐसी बहम हो रहा होगा, कट लगा है तो थोड़ा वो भी खिंचाव सा भी होता है तो उस वजह से मुझे लग रहा होगा कि चाट रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रॉपर सो गया। और ऐसे ही चलते चलते कुछ दूर और चलने के बाद सबकी नींद लग गई, सब लोग पूरी तरीके से सो गया। कुछ दूर चलने, फिर कुछ टाइम चलने के बाद चलते चलते सुबह का वक्त हो गया और सुबह के वक्त ये लोग फाइनली मसूरी भी पहुंच गए। इन लोगों ने ऑनलाइन पहले ही एक होटल में रूम बुक कर रखा था, तो वहाँ पर ये लोग जा कर के चेक इन करते हैं। एक बड़ा रूम था, ऐसा मतलब स्वीट रूम टाइप का इन लोगों ने बड़ा बुक कर रखा था कि इसमें 6 के 6 लोग एक साथ ही रुक सकें और एक्स्ट्रा भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे रूम के। ये लोग बोलते हैं रात भर किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 2 बेड थे बड़े बड़े, दोनों बेडों को एक साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि डिसाइड करते हैं कि तीनों लड़कियाँ इन बेड पर सो जाएंगी और जो लड़के थे वो तीनों नीचे गद्दे वद्दे बिछा करके उधर पे सो जाएंगे। अब इन लोगों ने पूरे कमरे में, पूरे हॉल टाइप का जो इनका बड़ा कमरा था उसमें अच्छा खासा अंधेरा कर दिया, बिल्कुल लाइटें वाइटें सब बंद कर दी, सो गए। और थोड़ी देर के बाद सब लोग सो रहे थे बड़ी गहरी नींद में। पता नहीं कैसे अचानक से राज की नींद खुलती है। तो नींद खुलने के बाद जब ये देखता है तो क्या देखता है कि बेड पे जो तीनों लड़कियां सो रही हैं उसमें से जो जूली थी वो बेड पे बैठी हुई है, अजीब तरह से हिल रही है और मुंह से पता नहीं कुछ अजीब सा भारी आवाज़ में बड़बड़ा रही है। इसको समझ में तो नहीं आया क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन कुछ तो बड़बड़ा रही थी। तो राज तभी आशुतोष और अतुल को उठाता है और बोलता है देखो यार जूली क्या अजीब सी हरकत कर रही है। तो इनके बराबर में एक पर्दा था, इन्होंने जैसे ही पर्दे को हटाया तो ये लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ जूली ही नहीं बल्कि श्वेता और तीसरी लड़की वो भी जाग रही है। वो बिस्तर में नहीं है। पायल और श्वेता जो है एक तरफ कोने में बैठी हुई हैं कमरे में और डरी हुई, बहुत घबराई हुई जूली को देख रही हैं। बस लोग हड़बड़ाते हुए फौरन जूली के पास बढ़े और बोले कि जूली ठीक तो है, क्या बड़बड़ा रही है। तो जूली जो बोल रही थी उनमें से सिर्फ एक बात इन लोगों को, एक लाइन इन लोगों को समझ में आई। जूली बोलती है भारी सी आवाज़ में, बड़ी डरावनी सी आवाज़ में कि मौत का बदला मौत से नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मौत का बदला मौत से मैं नहीं छोड़ूंगा। जूली लड़की होकर ऐसे बोल रही है, मतलब आदमी की आवाज़ में, भारी आवाज़ में। सभी लोग घबरा गए। तभी अतुल जो है वो समझाने के लिए आगे बढ़े, जूली तुम ठीक तो हो ना। सही अतुल इसके पास गया, जूली ने फटाक से बहुत जोर से अतुल का गला पकड़ लिया, दबा दिया बुरी तरीके से, जैसे तैसे करके। जैसे मैंने आपको बता दें कि आशुतोष जूली के थोड़ा करीब थे, मतलब थोड़े करीबी फ्रेंड थे। अतुल ही आगे बढ़े जूली को संभालने के लिए, जैसे तैसे करके जूली को पकड़े हैं। पकड़ते से ही इत्तेफाक से इनके जेब में महाकालेश्वर का एक लॉकेट था। पता नहीं कैसे था, लेकिन इनको याद आया कि मेरे जेब में वो रखा हुआ है। और याद आते ही इन्होंने फटाक से उसको निकाला जेब से और जूली के माथे पर लगा दिया, माथे पर टच कर दिया। ना महाकाल का जो एक तिलक वाला लॉकेट होता है प्रॉपर, उसको लेकर इसके माथे पर टच कर दिया उन्होंने। और इतना होते ही जूली बहुत जोर से चिल्लाई और बहुत जोर से रोने लगी, मतलब नॉर्मल अपनी आवाज़ में रोने लगी। बोलती है रोते हुए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा सर जो है वो अजीब सा वाइब्रेट कर रहा है और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जैसे ही उसने वो लॉकेट उसके माथे से हटाया है, फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाई आदमी की आवाज़ में, भारी सी आवाज़ में, और फिर आशुतोष का गला पकड़ लिया। ऐसे तैसे करके अब इतना सब कुछ हो रहा था तो सारे लोग समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियाँ भी जो डरी सहमी सी कोने में बैठी हुई थी वो भी आ गई।
सब लोगों ने जैसे तैसे करके मिल करके जूली का हाथ आशुतोष के गले से हटाया। बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा था उसने। अब इनके कमरे में इतने चिल्ला चपट हो चुका था कि जो होटल के लोग थे उन लोगों को भी सब पता चल गया था। आवाज़ आ गई थी, तो वो लोग भी सब दौड़ते हुए इनके कमरे में आए, भागते हुए कि भाई क्या हो गया। इतने में लड़कियों ने भी दरवाज़ा खोल दिया था, श्वेता ने खोल दिया था, मतलब पूरा दरवाज़ा वगैरह गेट। स्टाफ के 2-3 लोग होटल के अंदर आ गए थे, कमरे के अंदर, और उसकी हालत देख करके इन लोगों को समझ में आ गया था कि हो ना हो जूली को कोई तो खतरनाक भूत लग गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी ने इसको जकड़ लिया है, अपने वश में कर लिया है। इत्तेफाक से ये चीज़ बहुत अच्छी हुई इन लोगों के साथ कि जिस स्टाफ ने ये सब कुछ होता हुआ देखा था वो इन चीज़ों को बहुत मानते थे। वो कहते हैं कि आप सुनिए, ये सारी ट्रिप तो आप लोगों की होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप इन मैडम को लेकर के हरिद्वार जाइए, जाके वहाँ पर गंगा जी में इन्हें स्नान कराइए। हो ना हो इनको कुछ तो लग गया है, बाहरी हवा, कोई नेगेटिविटी लग गई है, क्योंकि आप लोग बाहर से आ रहे हो। इन सभी लोगों ने, होटल का जो स्टाफ था, उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया। लोगों ने जैसे तैसे करके जूली को गाड़ी में डाला है और वो जो महाकालेश्वर का जो लॉकेट था वो इसके गले में डाल दिया था। उसके कारण जूली थोड़ी शांत हुई और ये लोग उसको लेकर के हरिद्वार पहुंचे हैं। और हरिद्वार पहुंचने के बाद इन सब लोगों ने गंगा जी में प्रॉपर स्नान करा है, और वहीं पर एक छोटा सा मंदिर था पास में, मंदिर में जाकर के प्रॉपर पूजा करी है। वहाँ के जो पुजारी जी थे उनके थ्रू, उनके जरिए पूजा पाठ करा है पूरा तय और तरीके से। फाइनली वो जो इनकी गाड़ी थी उसकी भी पूजा करवाई है। इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब मसूरी नहीं जाएंगे, अब सीधा वापस चलते हैं घर की तरफ, ट्रिप को यहीं कैंसिल करते हैं। अब वापस ये लोग पहुंचे अपने घर प्रयागराज, और अपने जो सीनियर वकील थे जिनकी गाड़ी ये लोग लेकर के गए थे उनको पूरी बात कट टू एक बात बताई। उनसे पूछा कि कोई गड़बड़ थी क्या गाड़ी में, तो वो वकील साहब जो सीनियर थे वो इनको बताते हैं कि कुछ समय पहले जब हमने ये गाड़ी ली थी तो एक दुर्घटना हो गई थी, और इस गाड़ी से उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई थी, एक आदमी की मृत्यु। इसीलिए उसके बाद से हम लोग इस गाड़ी को चलाते नहीं है ज़्यादा, नई नवेली गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसीलिए यही कारण है कि हम आपको ये गाड़ी देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी मिन्नतें ज़ोर ज़बरदस्ती करी, तो इसीलिए हमें ये गाड़ी आपको देनी पड़ी। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने शर्त रखी थी ना कि तुम लोग ट्रिप में जाने से पहले इस गाड़ी को स्नान जरूर कराना, इसकी पूजा पाठ कराना। एक बार हनुमान जी के मंदिर में इसकी पूजा जरूर करवा लेना, लेकिन तुम लोगों ने नहीं करवाई। अब देख लो, कुछ का कुछ हो गया ना आप लोगों के साथ, देख लो। चलो खैर जो भी है, बहुत अच्छा है कि कुछ बहुत भयानक भी नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते। तो दोस्तों उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि आगे से कभी भी घूमने फिरने ऐसे जाएंगे तो किसी से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, कि ऐसी हेल्प लेकर के नहीं जाएंगे। पता नहीं भाई आज के टाइम में कौन इंसान अपने मन में क्या चीज़, क्या राज ऐसा दबा करके बैठा हुआ है। और दोस्तों इस पूरी घटना की कहानी जो है आशुतोष ने मुझे लिख करके इंस्टाग्राम पर बताई, और कहा कि सबको सुनाओ, मनोरंजन के साथ एक अच्छी सीख भी मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही कोई खौफनाक किस्से की दास्तां है तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए, ताकि हो सकता है कि हमारा आने वाला एपिसोड आपकी कहानी से जुड़ा हुआ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर से मिलते हैं एक नए खौफनाक एपिसोड के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय श्री राम।